So since then, after that sea holiday, since then there has been a lot of change that has come in the mother by that time, right? Because now she has been all grown up, she has been married, now she has a daughter. So that free life, that, you know, tension, relaxations, basically the relaxations has gone away from her smile, from her face, because now she has been loaded up with the responsibility of a husband, of a child, of a family. So slowly and gradually that liveliness has gone. The poet Shirley Townsend also says that the sea holiday was my mother's past. Somewhere in the poem you will come across the line that a sea holiday was her past, and for Shirley Townsend her mother's laughter is the past. कहने का मतलब है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, आई विल एक्सप्लेन. कहने का मतलब है कि उसकी जो मदर हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके लिए पास्ट क्या बन चुका था, वो सी हॉलीडे. और बेटी के लिए यानी शर्ली टाउजन के लिए पास्ट क्या बन चुका है, उसकी मम्मी की स्माइल. और पास्ट क्यों बन चुका है वो स्माइल? बिकॉज द मदर इज़ नो मोर, राइट? मदर इज़ डेड, सो इसलिए ऐसा कहा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द पोएटेस इंटेंशनली फील्स द लॉस ऑफ द मदर. मतलब शी रियली मिसेस द मदर. Okay, she remembers how the mother used to talk to her and laugh, but now that laughter is a thing of the past. अब वो हंसी उसे कभी सुनाई नहीं देगी, ऐसा शर्ली टाउजन को भी पता है. The mother has been dead for about 12 years now, and the poetess feels very sad and lonely. She says that now she is in a situation जहाँ पर she has nothing to say at all. राइट हर ज़िंदगी में जैसे एक खालीपन सा आ जाता है ना, जब कोई बहुत करीबी इंसान हमारी लाइफ से चला जाता है, योर सम स्पेस बिकम्स कम्प्लीटली एम्प्टी, और वो ऐसा वैक्यूम होता है जो हमें लगता है कि कोई दूसरा उस वैक्यूम को भर नहीं सकता, राइट? सो इट हैज़ ऑल किल्ड ऑल द फीलिंग्स इन हर. द साइलेंस ऑफ हर सिचुएशन हैज़ साइलेंस्ड हर. मतलब उस सर्कमस्टांस की या उस सिचुएशन में जो साइलेंस भरा हुआ है, उसकी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी में साइलेंस आ चुका है. साइलेंस बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द मदर. एंड ऐसा साइलेंस जो बिल्कुल मृत्यु की तरह एकदम खामोश सा हो. बट डू यू थिंक चिल्ड्रन, इज दिस द एंड ऑफ लाइफ? नो, वी शुड नॉट कंसिडर दिस एज द एंड ऑफ द लाइफ. I don't think, I really don't think that this is the end of the life. Because when you lose somebody very close to you, your life doesn't stops. No. Life itself says, the meaning of life itself is to move on in life. Because this might happen, this might have happened with so many people, and this may happen with so many people in future also. बट दैट डजंट गिव्स यू द एड्रेस. इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी के चले जाने से हमारी लाइफ रुक जाती है. नो, नॉट एट ऑल. ज़िंदगी का मतलब ही होता है चलते रहना, बढ़ते रहना, राइट? एंड द इंस्पिरेशन, उस इंसान को हम जिंदा कैसे रख सकते हैं? उसने जो हमें बातें सिखाई, उसने जो हमें अच्छे संस्कार, जो वैल्यूज़, जो हमें मोरल्स दिए लाइफ में, उन चीज़ों पर अमल करके हम उस इंसान को अपने दिल में ज़िंदा रख सकते हैं. डेथ इज़ एक्चुअली द फाइनल ट्रूथ ऑफ लाइफ. बट देन डेथ के डर से पल पल मरना, दैट इज़ नॉट राइट. किसी के पीछे, स्पेशली जब हमारे फैमिली का मेम्बर, हमारे मदर, फादर, इन सब की किसी एक की इनमें से डेथ हो जाती है, और हम रो रो कर ज़िंदगी का हर वैल्यूएबल टाइम हम अपना वेस्ट कर रहे होते हैं. इंस्टेड उन्हें खुशी से, स्माइल से याद करके उनके बताए हुए रास्तों पर अगर हम आगे चलें, दैट विल बी द ट्रू ट्रिब्यूट टू आवर एल्डर्स. So, as I take the first stanza, it says, the cardboard, as you can see on the screen, right? The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands. And she, the big girl, some 12 years or so, all three stood still to smile through their hair. At the uncle with the camera, a sweet face, my mother's that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. So इसमें कुछ
वर्ड्स हैं जो अगर आप ध्यान से देखें उनका मीनिंग लिख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा. पहला वर्ड है कार्डबोर्ड. कार्डबोर्ड मतलब कि बेसिकली एक थिक पेपर बोर्ड टाइप होता है, थोड़ा मोटा और सख्त कागज़ होता है, राइट. जिसके ऊपर अक्सर हम कोई फ़ोटो चिपका के उसे एज अ फ़ोटो फ्रेम के तौर पे भी यूज़ करते हैं, राइट. तो बेसिकली जो पहले कैमराज आपने देखे होंगे, कुछ फ़ोटोज़ उसमें से तुरंत निकल आती थी बाहर. तो जब अंकल ने वो फ़ोटो खींची थी तो फ़ोटो निकाल कर उसको सीधा उस थिक कार्डबोर्ड पे चिपका दिया था. सो दैट इज़ अ कार्डबोर्ड. गर्ल कजिन्स मीन्स जैसे हम जानते हैं चचेरे भाई बहन या मौसी के बच्चे या मामा के बच्चे. सो दीज आर द कजिन्स, राइट. पैडलिंग. पैडलिंग मतलब कि जब हम नंगे पाँव हल्के यू कैन से पानी के किनारे जहाँ हल्का हल्का पानी आता जाता रहता है वहाँ पर वॉक करना, राइट. कम गहरे पानी में नंगे पाँव चलना. बिग गर्ल यानी टॉलेस्ट एंड द एल्डेस्ट, सबसे लंबी और उम्र में भी सबसे बड़ी. सम 12 ईयर्स और सो, मतलब यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन लगभग 12 वर्ष के आसपास. स्टिल का मतलब होता है जिसमें कोई भी हलचल ना हो, एकदम स्थिर. स्माइल थ्रू देयर हेयर. स्माइल थ्रू देयर हेयर यानी कि हवा की वजह से उन लड़कियों के जो बाल उड़ रहे थे तो उन्हीं में उनका चेहरा भी दिखाई दे रहा था, और जिनमें से उनके मुस्कुराते चेहरे भी दिखाई दे रहे थे. मतलब चेहरे पर बाल आ रहे थे लेकिन उनकी स्माइल, जो गर्ल्स की स्माइल थी वो दिखाई दे रही थी. अंकल विद द कैमरा मतलब उन तीनों बच्चियों के जो अंकल थे, राइट. जिसको आप ये अंकल इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी है ना कि आप चाचा को भी अंकल बोलते हो, मौसा को भी अंकल बोलते हो, मामा को भी अंकल बोलते हो. तो इनमें से कोई एक हो सकता है इसमें, जो कि उस समय उन तीनों लड़कियों का फ़ोटो खींच रहे थे. ट्रांजिएंट मतलब अस्थाई, विच इज़ नॉट परमानेंट. टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का मतलब होता है कि पोएट यहाँ कह रही है कि जब समुद्र सदा मतलब हमेशा लगभग वैसे ही बना रहता है, राइट. और हम इंसान अपने रूप में बहुत जल्दी बदल जाते हैं. समुद्र कभी चेंज नहीं होता, वो तब भी किनारे तक अपनी लहरें भेजता था, राइट. और आज भी भेजता आ रहा है, लेकिन हम इंसान बहुत जल्दी बदल जाते हैं. तो यहाँ पर जो समुद्र है उसका कंपैरिजन, राइट, किया गया है इंसान के साथ. नाउ अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो पोएट ने एक फ़ोटो देख रही है, शर्ली टाउजन एक कार्डबोर्ड पे फ़ोटो है वो देख रही है, राइट. और ये फ़ोटो किसकी है? उसकी माँ की फ़ोटो है. इसमें वो ये देख सकती है कि उसकी मम्मी, राइट, कैसी दिखा करती थी बचपन में जब वो एक छोटी लड़की थी, राइट. उस समय वो लगभग 12 वर्ष की थी फ़ोटो में, ठीक है. और फ़ोटो में वो एक बीच पे या समुद्र के किनारे के ऊपर दिखाई दे रही हैं, और उनके साथ दो और उनकी मौसेरी बहनें भी हैं. आप चचेरी मान लो, मौसेरी मान लो, चलेगा. वो जो बहनें हैं उनकी माँ से उम्र में छोटी हैं, और उनमें से हर एक ने जो है दोनों लड़कियों ने शर्ली टाउजन की माँ को मतलब हाथ पकड़ा हुआ है, क्योंकि शर्ली टाउजन की मम्मी बड़ी थी तीनों लड़कियों में. तो बीच में शर्ली टाउजन की मम्मी और आजू बाजू दोनों छोटी बहनें जिन्होंने दीदी का हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स उस समय हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि जिनकी वजह से उनके बाल चेहरों पर उड़ रहे थे, लेकिन वे अपने अंकल को देखकर मुस्कुरा रही थी, और उनकी मुस्कुराहट उन चेहरे पर उड़ते हुए बालों में दिखाई दे रही थी, ठीक है. तो वो अंकल फ़ोटो खींच रहे थे. फ़ोटो को देखते हुए पोएट जो हैं शर्ली टाउजन कहती हैं कि उनकी माँ का चेहरा सुंदर हुआ करता था, लेकिन उस समय से पहले का था जब वो पैदा भी नहीं हुई थी. मतलब शर्ली टाउजन वॉज नॉट बॉर्न. ऑफ कोर्स माँ 12 वर्ष की है, राइट. तो वो माँ के बचपन की फ़ोटो को देखकर वो याद कर रही हैं कि ये हंसी काश मैं देख सकती, पर मैं नहीं देख पाई बिकॉज दैट टाइम आई वॉज नॉट बॉर्न, ठीक है. तो वे तीनों लड़कियां समुद्र में खड़ी थी. समुद्र उनके पैरों को, पानी की लहरें आ रही हैं और उनके पैरों को धोते हुए जा रहा था. और पोएटेस ये भी कहती हैं कि तब से लेकर आज तक समुद्र में कोई भी चेंज नहीं आया, कोई भी तब्दीली नहीं आई है, लेकिन उन लड़कियों में एक भारी तब्दीली आ गई. ऑफ कोर्स यस, बचपन एकदम रिलैक्स होता है, फियरलेस होता है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपके ऊपर जिम्मेदारियां जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं, तो जो एक अंदर से रिफ्लेक्शन होता है ना, बिल्कुल ही बेपरवाही का, एकदम किसी टेंशन का जो होता है जिसको हम कहते हैं जिम्मेदारियों का, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपकी स्माइल को घटाता जाता है, कम करता जाता है. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा. सम
Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach, the sea holiday. Was her past, mine is her laughter, both wry, with the labored ease of loss. अब यहाँ पर स्नैपशॉट मतलब उस तस्वीर की बात हो रही है. बेटी एंड डॉली वो माँ की दोनों कजिन्स थी जो छोटी थी माँ से उम्र में. सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट. यहाँ बताया जा रहा है कि माँ अक्सर समुद्र किनारे बिताए गए अपने उन छुट्टियों के दिनों को याद किया करती थी, लेकिन उनके लिए अब एक ये बीती हुई बात हो गई थी, तो इस बात का अफसोस कहीं ना कहीं उनके बातों में झलक जाता था. माइन इज़ हर लाफ्टर. माइन इज़ हर लाफ्टर मतलब जैसे माँ के लिए समुद्र के उस बीच हॉलीडे को याद करना, राइट, और वो एक बेसिकली छुट्टियों को याद किया करती थी, और उसकी तरह शर्ली टाउल्सन भी अपनी माँ की हंसी को याद किया करती हैं. मतलब माँ के लिए क्या है याद करने लायक चीज़? वो सी हॉलीडे, जब वो एकदम निश्चिंत हुआ करती थी. और बेटी के लिए याद करने वाली चीज़ क्या है जो कभी दोबारा नहीं होगी लाइफ में? उनकी मम्मी की वो फ़ोटो में दिखाई दे रही हंसी. ओके, सो बीच की छुट्टी में माँ के लिए एक बीती बात थी, एक बीता कल था, और इसका हमेशा उन्हें एक अफसोस रहा कि वो पल क्यों दोबारा कभी नहीं आ पाया ज़िंदगी में. माँ की हंसी पोएटिस के लिए एक बीती हुई बात बन चुकी है. अच्छा, इसमें एक लिखा है वर्ड व्राई, WRY. राई मतलब ट्विस्टेड, या यूँ कहें हिंदी में तो दुख या निराशा में एकदम सिकड़ा हुआ चेहरा, राइट. जब इंसान हमारा चेहरा धीरे धीरे झुर्रियाँ क्यों पड़ने लगती हैं? ये इसलिए नहीं पड़ती हैं कि भाई हम बूढ़े हो रहे हैं, नहीं. इंसान के ऊपर जवाबदारियों का बोझा इतना आ जाता है कि वो टेंशन की वजह से उसके चेहरे पर जो मासूमियत है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाती है, राइट. बाकी फ़िज़िकल चेंजेस तो आप देखें, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा उम्र के होते हैं लेकिन उनको चेहरे को देखकर लगता नहीं है, राइट. सो दिस इज़ द बिटर रियलिटी ऑफ लाइफ कि जैसे जैसे आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जाता है, आपका चेहरा अक्सर उस बोझ को बता देता है. सो अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो इट्स लाइक कि 20 या 30 साल के या यूँ कहें कि जब बेटी जो है 20-30 ईयर्स, जब माँ अपने 30s या 40s की एज में जब चल रही थी, तो वो अक्सर फ़ोटोग्राफ को निकालती थी, उसे देखती थी, और फिर वो उम्र थी उनकी जब वो इनकी शादी हो चुकी थी और उनकी एक बेटी भी हो चुकी थी, बट तब भी वो उस फ़ोटो को निकालती और उसको उस सी हॉलीडे को याद करती थी, राइट. एंड वो अक्सर अपनी बेटी से कहती थी कि देखो बेटी और डॉली मेरी बहनें, हम लोगों को वो ये भी कहती थी कि लुक हाउ दे हैड ड्रेस्ड अस फॉर द बीच. देखो हमें कैसे कपड़े पहनाकर बीच हॉलीडे पे ले जाते थे, हम कैसे पागल थे. तो इससे ये भाव दिखाई देता है कि अब वो एक बीती बात हो चुकी है, तो इस चीज़ का दर्द कहीं ना कहीं माँ के दिल में है, राइट. और अब वैसे वो एंजॉय कर भी नहीं सकते क्योंकि अब काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं उनके नेचर में, उनके स्वभाव में, राइट. उन्हें मालूम है माँ को कि अब वापस से बचपन के वो पुराने दिन वो वापस नहीं ला सकते. लेकिन पोएटिस ने अपनी माँ की वो छोटी सी हंसी हमेशा याद रहेगी, राइट. वो हंसी उसके लिए एक बीती बात हो चुकी है कि मेरी माँ कभी ऐसे खुलकर हंसा करती थी. अब उसके लिए एक भारी तब्दीली ये है कि अब माँ का वो हंसता हुआ चेहरा भी नहीं देख सकती, माँ ही नहीं है तो, क्योंकि माँ की तो मृत्यु हो चुकी है. इसी वजह से पोएटिस कहती हैं कि समुद्र की सैर माँ का अतीत था और उसकी माँ की हंसी शर्ली टाउल्सन का अतीत है. तो जिस तरह अपने बचपन की मासूमियत भरी खुशियाँ खो देने के बाद माँ का चेहरा झुर्रियों से भर गया, सिकुड़ सा गया, उसी तरह अपनी माँ का खुशी भरा साथ खो देने के बाद पोएटिस का भी चेहरा मुरझा सा गया है. तो भी समय बीतने पर दोनों ने अपने अपने नुकसान के साथ जीना सीख लिया है. जैसा मैंने कहा था कि चाहे कोई भी हम इंसान हमारी ज़िंदगी से चला जाए, हमें जीना पड़ता है और हमें जीना सीख भी लेना चाहिए. आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप हंस के समय बिता लो या तो रोओगे तो तकलीफ़ें ज़्यादा होंगी, लेकिन अगर आप हंस के बिता लोगे तो शायद आपको जीने के लिए किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो पोएटिस कहती हैं कि इस तरह की जो तकलीफ़, राइट, जो तकलीफ़ है, लॉस है माँ को पीछे छोड़ देने का, इस तकलीफ़ से शायद वो कभी बाहर तो ना आ पाएँ,
लेकिन उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, लास्ट स्टैंजा है हमारी, कुछ 4 पंक्तियाँ रह गई है। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। एज मेनी ईयर्स का मतलब क्या है? लगभग 12 वर्ष हो गए हैं, ठीक है। एज दैट गर्ल लिव्ड का मतलब क्या है कि जब मदर लिव्ड अ हैप्पी लाइफ, राइट, कब तक? व्हेन शी वॉज अप टू 12 ईयर्स, जब माँ की आयु 12 वर्ष की थी तब तक वो बहुत ही खुश रही, मगर उसके बाद धीरे 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 घर के रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते गए कि नहीं, तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसे बैठना है, वैसे बैठना है, तुम्हें ये पहनना है, वो पहनना है। तो जैसे जैसे वो रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते गए वो मासूमियत कहीं ना कहीं खोती चली गई। ऑफ दिस सर्कमस्टांस मतलब कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है जिसमें पोएटेस खुद जी रही हैं, वो भी अपनी माँ के बिना, तो ये है ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, लंबे समय से अपनी माँ के बिना रहते आना, ये इस हालात के बारे में बात हो रही है। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। नथिंग टू से एट ऑल का मतलब कि अब उनके पास शब्द नहीं रहे उस लॉस को डिस्क्राइब करने के, उस क्षति को, उस हानि को बताने के लिए उनके पास अब शब्द नहीं रहे। इट्स साइलेंस साइलेंसेस मतलब कि जो हानि हुई है, जो इतनी गहरी चोट पहुंची है कवियत्री को, जिसकी वजह से वो कुछ भी कह नहीं पा रही हैं, एकदम असमर्थ हैं, और इसने उनकी सभी चेतनाओं को समाप्त कर दिया है। मतलब सारी जिज्ञासाएं ख़त्म हो गई हैं जब से उनकी माँ चली गई हैं। ओके, सो दिस लास्ट 4 लाइन्स, इसमें ऐसा बोला है कि दैट द पोएट ओवर हियर सेज दैट कि हर मदर हैज़ बीन डेड फॉर ऑलमोस्ट उतने ही वर्ष हो गए उनकी माँ की मृत्यु को जितने वर्ष की माँ फ़ोटो में दिखाई दे रही है, राइट। मतलब माँ दिख रही हैं 12 वर्ष की, और प्रेजेंट में माँ की मृत्यु हुए भी 12 वर्ष लगभग हो चुके हैं। वो लड़की लगभग 12 वर्ष तक रहती रही और फिर एक बड़ी होकर एक औरत बन गई, राइट। उसके ऊपर जवाबदारियाँ आ गई। पोइटेस ये भी कहती हैं कि जो उनकी माँ को मरे हुए 12 वर्ष हो गए तथा अब पोएटेस खुद ऐसी स्थिति महसूस कर सकती हैं, क्योंकि अब उनके ऊपर भी जवाबदारी है, तो वो फील कर सकती हैं कि जब मेरी माँ धीरे धीरे बड़ी हो रही थी तब उनके ऊपर भी किस तरह की जवाबदारियाँ, किस तरह की जिम्मेदारियाँ आई होंगी जिसकी वजह से वो दोबारा वैसे स्माइल नहीं कर पाई। सो शी कैन फील द पेन, राइट। अब वो खुद को अपनी ऐसी सर्कमस्टांसेस में महसूस कर सकती हैं, एम्फेथाइज कर सकती हैं, और इसकी वजह से उनके पास अब कहने को कुछ नहीं है। वो जो खालीपन रह गया उनकी ज़िंदगी में उसे कोई नहीं भर सकता, ठीक है। हाँ, हालातों की जो खामोशी है उसने शर्ली टाउज़न को खामोश कर दिया है। वो इतने गहरे दुख में है, राइट। उनके पास शब्द नहीं है अपने दुख को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। उनकी सभी क्यूरोसिटी या जो कह सकते हैं हिंदी में चेतनाएं होती हैं कि मैं ये करूं, वो करूं, ज़िंदगी में ऐसा करूं, वैसा करूं, वो कुछ समय के लिए समाप्त, ख़त्म हो गई है। होता है, दैट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग। जब हमारा बहुत क्लोज कोई भगवान के पास चला जाता है तो हमें ऐसा लगता है कुछ समय तक तो कि ऐसा हुआ ही नहीं है, राइट। एंड जब रियल में हमारा दिमाग हमें रियलाइज़ करवाते हैं कि भाई दिस इज़ द रियलिटी, दैट पर्सन इज़ नो मोर, तो धीरे धीरे वो दुख हमारे ऊपर हावी होता है। फिर वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हाउ डू वी टैकल द सिचुएशन, राइट। सो लाइफ डजंट मीन्स टू डाई, लाइफ का मतलब ही होता है जीना, राइट। सो this poem is a bit closer to me because I can understand how it was, how enjoyable the childhood is for all of us, right. Up till we are in 5th 6th standard we enjoy the life to its fullest, but as and soon the responsibilities, you can say the load of studies increases, some or the other way हमारे अंदर का जो बच्चा है वो कहीं खोता चला जाता है, बिकॉज वी आर नॉट इन मच अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम टू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स। धीरे 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 जो कनेक्शंस हैं वो क्लोज जो हुआ करते थे अब थोड़े से दूर हो जाते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ द समरी। डोंट वरी, आई विल ऑल्सो सेंड यू some short summary both in English and Hindi, so that people who are not able to take up English in a very fluent way वो हिंदी में भी रेफ़र कर सकते हैं ताकि वो इस पोएम को समझ सकें। सो आप एक बार अगर इसको समझ लेंगे तो अगली क्लास में आई विल बी सेंडिंग यू द क्वेश्चन आंसर्स, ओके। पॉसिबली
क्वेश्चन आंसर्स के अलावा मैं आपको अभी तो आज के लिए समरी भेज रही हूँ, बट नेक्स्ट क्लास के लिए आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर्स. इसके अलावा अगर आपको किसी लाइन में, किसी स्टैंजा में कोई भी डाउट है, यू कैन एनी टाइम मैसेज मी एंड आई विल हेल्प यू टू क्लियर विद दैट. थैंक यू सो मच.